अच्छा जी। अभी सिर्फ 2 ही लोग हैं हमारे पास, तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। 5 मिनट्स बस वेट करके फिर स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड। अच्छा जी, अब जो है वो स्टार्ट करना है। आज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। कॉम्बिनेशन को आज स्टार्ट करेंगे और इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमने आज करने हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो हमने किया है परमिटेशन का। परमिटेशन के 4 केसेस हमने कर लिए थे, ठीक है। और अच्छा जी, परमिटेशन के 4 केसेस हमने कर लिए थे और परमिटेशन के 4 केसेस में हमने जो है वो चीज़ें करी थी कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सिंपल परमिटेशन करी थी। सिंपल परमिटेशन के अंदर 2 केसेस थे, वो 2 केसेस कंप्लीट किए थे। और उसके बाद फिर हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया था कि हमने आज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करनी है। आई थिंक अली रज़ा, आपने जो है वो लास्ट क्लासेस नहीं ली हैं जिसमें आपको परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो करंटली जो है वो अगर कोई आ जाता है, जब तक हम जो है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं और उसमें आपको जो है वो परम्यूटेशन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आप रेगुलर क्लास में अवेलेबल नहीं थे, तो रेगुलर क्लास में जो है वो ये काम हो चुका है और आपको जो है वो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। परम्यूटेशन का जो ये जो आपका सारा काम है ये हमने किया है, ठीक है। और ये मॉर्निंग वालों के साथ किया था, तो ये मेरे पास अभी अवेलेबल था, तो मैं इसमें से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ ताकि आपका परम्यूटेशन वाला पार्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। अच्छा जी, सेक्शन सी हमने स्टार्ट कर दिया। सेक्शन सी के अंदर हमने जो है वो परम्यूटेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है जिसे हम प्रोबेबिलिटी टूल्स कहते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी टूल्स के अंदर ये परम्यूटेशन जो है वो कहलाती है आपके पास ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जो होती है आपके पास वो क्या है, वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स जो हैं वो 2 चीज़ों में डिवाइड होती हैं। एक तो आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम एन कहते हैं, ठीक है। और जी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं एन, और आर जो है आपके पास ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। यानी जब भी हम अरेंजमेंट बनाते हैं तो अरेंजमेंट बनाने के लिए हमें कुछ गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और गिवन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ जो है वो हमें ऑब्जेक्ट्स जो अरेंजमेंट में यूज करने हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। तो इसके अंदर हम परम्यूटेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। और परम्यूटेशन सीखने से पहले हमें यहाँ पे जो है वो एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशंस जो है आपके पास वो क्या होती हैं, वो फैक्टोरियल नोटेशन आपके पास जो है वो ये शो करती है जो एक्सक्लेमेशन मार्क है। जिस नंबर के साथ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है उसे हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। और उसका मतलब होता है उसको उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, 1 तक मल्टीप्लाई करना है। लाइक 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये ऐसे भी इसको हम ब्रेक करके छोटा करके तोड़ के लिख सकते हैं कि अगर हमें कभी सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज कट करनी हो तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे लोग जो है वो आना शुरू हो गए। खैर, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं अब तक इसका, ताकि लोग और आ जाएं इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास जो है वो ये चीजें जो है वो शो करती हैं किसको, ये चीजें शो करती हैं आपके पास
फैक्टोरियल नोटेशन को। जीरो फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो मेरी आवाज ना आ रही हो तो आप जो है वो जब भी ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन में अपने स्क्रीन पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन जरूर देखिएगा। ज्वाइन ऑडियो के अंदर जो है वो जाकर ही आप जब प्रेस करेंगे तो आपको फिर मेरी ऑडियो आवाज जो है वो पहुंच सकती है। अच्छा, फर्स्ट आपके पास कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो है वो n इक्वल्स टू r की होती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन n और r जब बराबर हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं npr, और npr का फॉर्मूला जो है वो बराबर होता है किसके, n फैक्टोरियल के। लाइक अगर हम सवाल देख लें, यहाँ पे हमने एक सवाल यहाँ लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 5 पीपल कैन बी लाइंड अप फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। यानी ग्रुप फोटोग्राफ जब भी ली जाएगी तो इसके लिए जो 5 लोग हैं उन पांचों को हम ग्रुप फोटोग्राफ में, 5 लोगों की ग्रुप फोटोग्राफ बनाएंगे तो पांचों ही उसके अंदर जो है वो हमें नजर आ रहे होंगे। कितने वेज में हम उनको जो है वो अरेंज कर सकते हैं, तो गिवन ऑब्जेक्ट्स मेरे 5 हैं और जो हमने एक वक्त में अरेंज करने वो भी 5 हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि एन और आर आपके पास जो है वो, एन और आर आपके पास जो है वो क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा। और एन और आर जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, और इसका आंसर आ गया आपके पास कितना, 120 वेज। इन 5 लोगों को हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स में 120 वेज में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन का ओवरव्यू कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या था कि जब n और r आपस में बराबर ना हो तो n हमेशा क्या होगा, आपका r से बड़ा होता है। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक आपके पास नॉट रिपीटेड होता है और एक रिपीटेड का केस होता है। यानी जब आपके पास जितने भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके अरेंजमेंट में यूज ना हो तो या तो रिपीटेड का केस होगा या नॉट रिपीटेड का केस होगा। इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर आप जो वो है वो यहाँ पर जो रिपीटेड के केस में हम जाएंगे तो रिपीटेड के केस के अंदर हम जो है वो यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और रिपीटेड के लिए हो जाएगा आपके पास एन पी आर इक्वल टू एन की पावर आर। सर प्लीज ये मुझे बताइए ये कर्सर किससे जा रहा है इसके अंदर, स्क्रीन अगर हम शेयर कर रहे हैं तो ये सब ऊपर जाएंगे ना, हाँ इधर से आएगा, एनोटेशन से आएगा। ठीक है, वहाँ पे ये जाएंगे आप ऊपर, इसको करेंगे, कर दिया, एनोट करेंगे, ठीक है, स्पॉटलाइट और ये। थैंक यू। ठीक, अच्छा जी, तो अब यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमने जो है वो एक सवाल लिखा है, हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है जी, यहाँ हमने कुछ अल्फाबेट्स आपको दे दिए है और इसमें हमने 3 लेटर्स का कोड बनाना है। अब इस 3 लेटर के कोड को क्रिएट करने के लिए हमने दो कंडीशंस रखी हैं कि लेटर्स आर नॉट रिपीटेड और लेटर्स आर रिपीटेड। ठीक है, लेटर्स आर नॉट रिपीटेड और इफ लेटर्स आर रिपीटेड। तो टोटल गिवन हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास 6। ठीक है, और इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से हमने कितने लेने हैं, हमने लेने हैं 3। तो अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए लिखा है यहाँ पे, वो क्या लिखा हमने, नॉट रिपीटेड जो है वो आपके पास क्या आ गया, नॉट रिपीटेड जो है वो एन पी आर फॉर्मूला एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। 6p3 करके हमने जब इसको सॉल्व किया, 6 फैक्टोरियल सॉल्व किया 720, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 टू द 6। तो 720 डिवाइड बाय 6 इट इज 120 वेज, यानी हमारे पास 120 वेज में हम 3 लेटर कोड्स बना सकते हैं इन गिवन 6 ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अगर रिपीटेड में जाएंगे तो इसकी पावर होती है n की पावर r फॉर्मूला है, 6 की पावर 3 हो जाएगी और ये हो जाएंगे आपके पास 216 वेज, जिसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स जो है वो क्या होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, जब ये आपके पास रिपीट हो रहे होंगे तो रिपीट होने के अंदर क्या हो जाएगा, रिपीट होने का तरीका बता दिए यहाँ पे, क्या होगा कि एक अल्फाबेट हर प्लेस पे भी आ सकता है, एक अल्फाबेट कम से कम 2 जगहों पे आएगा तो उसको हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, रिपीटेड का केस है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आपके पास यहाँ हमारे जो 6 अल्फाबेट्स गिवन है, इसको आप याद रखिएगा कि ये 6 अल्फाबेट्स सारे क्या होंगे आपके पास, ये 6 के 6 अल्फाबेट्स जो है वो क्या है, सब डिफरेंट है। ठीक है जी, ये गिवन जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये 6, ये कोई रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है,
ये होती है आपके पास इसकी दूसरी कंडीशन जब n और r बराबर ना हो, यानी गिवन ऑब्जेक्ट ज्यादा हो और उन गिवन ऑब्जेक्ट्स में से हम कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने अरेंजमेंट में यूज करें। ठीक है, थर्ड जो था वो हमारे पास क्या था, थर्ड हमने जो लिया था वो था सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा, इसमें हमने एक सवाल भी रख दिया यहाँ पे, हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे। अब हमने संडे के अल्फाबेट्स यूज करके अगर हमने 4 लेटर कोड बनाना है, दो कंडीशन हमने ले ली, अगर लेटर्स रिपीट हो या ना रिपीट हो, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर थर्ड ऑप्शन था आपके पास, दैट इज द सर्कुलर परम्यूटेशन का। सर्कुलर परम्यूटेशन जो होती है आपके पास वो क्या होती है कि जब आपको कोई भी अरेंजमेंट सर्कल फॉर्म में क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे आसान फॉर्मूला जो है उसका क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल जो है वो आपके पास क्या है, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक सवाल ले लिया, इन हाउ मेनी वेज 10 प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन अ सर्कल। इसके सवालों के अंदर सर्कल, सर्कुलर या राउंड का लफ्ज जो है वो यूज करा जाएगा। गिवन ऑब्जेक्ट्स कितने हैं आपके पास, 10। ठीक है जी, गिवन ऑब्जेक्ट्स आपके पास 10 है। सर्कुलर परम्यूटेशन Cp equals to n-1 factorial. 10-1 factorial will become 9 factorial and 9 factorial is 362,880 ways। हर जवाब को आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपको समझा चुका हूं कि आपने कैसे आंसर्स को डिस्क्रिप्टिवली आपने आंसर को लिखना है। ठीक है, देन सर्कुलर परम्यूटेशन में कोई भी गिवन ऑब्जेक्ट्स आपके पास जो होंगे उसके लिए फॉर्मूला आपका बहुत इजी है कि आपने उसमें से 1 माइनस करना है और उसका फैक्टोरियल निकाल के उसका आंसर मेंशन करना है। देन उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट आता है इसका, वो क्या होता है आपके पास, फोर्थ पार्ट आपके पास है दैट इज डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, जिसे आप ग्रुप परम्यूटेशन भी कहते हैं। और इसकी कंडीशन आपके पास क्या होती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि जब आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हो, जब आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, पीछे मैंने आपको दिखाया था अल्फाबेट्स को ABCDEF, ये 6 अल्फाबेट्स गिवन थे, इन 6 में कोई रिपीटिशन नहीं थी, गिवन जो थे वो सब इंडिविजुअल थे। अब जो सवाल होगा उसमें गिवन ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या होंगे, वो रिपीट हो रहे होंगे। अगर वो रिपीट हो रहे होंगे तो इट मींस दैट कि वो सवाल ग्रुप परम्यूटेशन का है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हमने n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल इनटू n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू nr फैक्टोरियल। अब फॉर्मूला यूज करने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक। ठीक है जी, एंड नंबर 2 इज स्टैटिस्टिक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हर अल्फाबेट को इसके नाम के साथ नंबरिंग करी। बी को हमने दे दिया n1। ठीक है जी, और इसका काउंट लिख लिया आगे 1, यानी बी हमारे पास एक दफा आ रहा है और उसको हमने दे दिया n1। ठीक है, अच्छा उसके बाद ओ हमारे पास दूसरा अल्फाबेट है, उसको हमने नाम दिया n2 और उसके काउंट लिख लिए 2। जो चीज रिपीट हो रही होगी उसको हमने डबल डबल नहीं लिखना, उसको हमने रिपीट करके नहीं लिखना, हमने अल्फाबेट एक ही दफा लिखना है, उसको n वाला नंबर एक असाइन करना है और उसके काउंट्स जो है उसके आगे लिखे जाएंगे। देन उसके बाद आपके पास जो है वो आता है के। के आपके पास n3 हो गया, n3 आपके पास एक है। ठीक है, n निकालने के लिए इंडिविजुअल ये जो n1 n2 n3 n सबको प्लस करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 4। तो ग्रुप परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड n3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। इसको मजीद हमने सॉल्व किया तो 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल होके 12 बेस, यानी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हम जो निकाल सकते हैं बुक जो वर्ड है उससे वो है 12। सेम इसी तरीके से हमने स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व किया। स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए हर इंडिविजुअल अल्फाबेट को हमने n1 n2 n3 का नाम दिया, उसके जितने काउंट्स थे उनके काउंट्स को लिखा। ठीक है, और सेम इसी फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट किया और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसका आंसर निकाला है तो इसका आंसर आ रहा है 50,400 वेज। यानी अगर मैं तमाम अल्फाबेट्स जो है जो लफ्ज
स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो आ रहे हैं उसमें यूज करूं, उसको उनकी परम्यूटेशन निकालूं कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस बन सकती हैं इन तमाम लेटर्स को यूज करते हुए, तो वो बनेंगे 50,400 वेज। ठीक है जी, या हम लिख सकते हैं 50,400 permutations are possible from the letters of the word statistic। ये हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर। ठीक है जी, ये एक शॉर्ट सा रिव्यू था जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है जी, और अब हम जो है वो आज के टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है जी, और आज का टॉपिक जो है वो हम जो है वो ले रहे हैं, आज जो हमने स्टार्ट करना है, आज का टॉपिक है हमारा दैट इज दी सिलेक्शन। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारा है सिलेक्शन। अरेंजमेंट जो है वो हम कर चुके हैं। ठीक है जी, परम्यूटेशन जो होती है वो होती है अरेंजमेंट। ठीक है, और आपके पास कॉम्बिनेशन जो होती है वो होती है आपके पास दैट इज दी सिलेक्शन। ठीक है, अब सिलेक्शन जब हम करते हैं तो सिलेक्शन में क्या होता है आपके पास, सिलेक्शन करने के लिए उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। जैसे परम्यूटेशन में हम क्या करते हैं, एनपीआर यूज करते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करेंगे दैट इज एनसीआर। ठीक है, और एनसीआर जो होता है आपके पास वो किसके बराबर होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है वो आपका क्या है, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। इस ब्रैकेट को आपने मिस नहीं करना है, ये ब्रैकेट आपने लाजमी यूज करना है। ठीक है, अच्छा, परम्यूटेशन में फिर भी आपके पास क्या था, चार डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे इसको यूज करने के। ठीक है जी, मगर कॉम्बिनेशन में जो है वो इस तरीके से नहीं होता। कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन के अंदर हम जो यूज करते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस नहीं होती जैसे वहां पे हमने यूज करी थी। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्शन हो जाती है, और सिलेक्शन के अंदर जो है वो रिपीटेड नॉट रिपीटेड का केस नहीं होता, वो एटलीस्ट और एट मोस्ट का चक्कर आ जाता है। ठीक है जी, हम यहाँ पे जो है जब हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे जो है वो एटलीस्ट और एटमोस्ट को जो है वो समझना पड़ता है कि हम जो है वो एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम। इनके मीनिंग को समझकर आपको सवाल को जो है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और जनरल क्वेश्चन क्या लेते हैं हम, लाइक इन हाउ मेनी वेज, in how many ways a student can select, in how many ways a student can select 6 questions out of 10। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन ले लिया कि अगर आपके पास जो है वो क्या हो, टोटल आपके पास अगर 6 क्वेश्चंस आपको जो है वो सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और टोटल क्वेश्चंस आपको गिवन है कितने, टोटल आपको क्वेश्चंस गिवन है वो है 10। अगर आपको 10 में से 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो जैसे आपने परम्यूटेशन को सॉल्व किया है, सॉल्व तो वैसे ही करना है। टोटल क्वेश्चंस आपके पास क्या है 10, और सेलेक्ट कितने करने हैं आपको 6। ठीक है, अच्छा, अब एन और आर वैसी है। एन का मतलब क्या था, गिवन ऑब्जेक्ट्स। आर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। यहाँ पे गिवन आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है। ठीक है, तो वो 10 है, और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम आपके पास कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पास 6। यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको एक चीज याद होनी चाहिए, मैंने बताई थी कि एन और आर में एन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है,
अगर मैं इसके ऊपर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करता हूं, दैट इज एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10c6 इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर हम जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर हम यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन को ओपन कर लें, तो ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल आएगा एक, और एक आपके पास क्या होगा 6 फैक्टोरियल होगा। तो मैंने इसको ओपन किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आ रहा है 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा कितना आपके पास 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल तक इसको ओपन किया, क्योंकि आगे इसको ओपन करने का फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 6 फैक्टोरियल अवेलेबल है। तो 6 फैक्टोरियल को नीचे भी ओपन करेंगे 6 से लेके 1 तक, ऊपर भी 6 फैक्टोरियल का ओपन करेंगे 6 से लेके 1 तक, तो एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस 4 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इनटू आपके पास आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, फैक्टोरियल हमेशा फैक्टोरियल से ही कैंसिल होता है, ठीक है, ये मैंने फैक्टोरियल नोटेशन में बताया। फैक्टोरियल नोटेशंस के अंदर आपने देखा था कि 6 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। देन उसके बाद 4 1 जा 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, रिमेनिंग बच जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये 3 बच गया है यहाँ पे, 8 और 2 कैंसिल हो चुका है, 7 बचा है। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 10 इंटू 3 30 इंटू 7 210 वेज, ठीक है जी। अभी जो 210 वेज है ये शो कर रहा है 10c6 को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हमने लिया है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से, यानी आपके पास पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपके पास होते हैं 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें से आपको करने कितने होते हैं, 6 क्वेश्चन करने होते हैं। बट ये सवाल में, ठीक है जी, इस सवाल में और आपके पास जो पेपर में पैटर्न आता है, ठीक है जी, उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है आपके पास, वो फर्क ये है कि आप जो है वो सेक्शन वाइज अपने क्वेश्चंस को क्या कर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि अगर सेक्शन वाइज जो है, अगर सेक्शन वाइज आप अपनी सिलेक्शन को ब्रेक कर ले, तो आपके पास आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या शो कर रहा था, ये क्वेश्चन ये शो कर रहा था कि आपके पास टोटल पेपर में विदाउट सेक्शंस 10 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और आपने उसमें से 6 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो कितने वेज में आप अपनी सिलेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे इसका आंसर 210 वेज। अब 210 वेज के अंदर हम इस सवाल को क्या करते हैं, आगे मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, अब हम सवाल का पैटर्न को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं सवाल के पैटर्न को, अब हम ले रहे हैं यहाँ पे सवाल like in how many ways, ठीक है, in how many ways a student can select 2 questions out of 3 from section A, ठीक है, 2 questions out of 3
फ्रॉम सेक्शन बी, ठीक है, एंड इसके बाद आपके पास क्या आता है, 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 फ्रॉम सेक्शन सी, ठीक है, ये हो गया आपके पास फ्रॉम सेक्शन सी। अब ये मैंने आपके सवाल को क्या कर दिया है, आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से लिखा है, ठीक है। आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो भी ऐसे ही आता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया भी था लास्ट जो आपने क्लास ली है उसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं कि 2 आपको करने होते हैं सेक्शन ए से, ठीक है, 2 आपको करने होते हैं सेक्शन बी से, ठीक है, और 2 करने होते हैं आपको सेक्शन सी से। टोटल क्वेश्चंस की तादाद जो होती है वो होती है 10, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे मेंशन किया मैंने आपको, यहाँ मैं आपको मेंशन करके दिखाया है कि आपने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 3 में से सेक्शन ए में, 2 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3 फ्रॉम सेक्शन बी, और 2 क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, आउट ऑफ 4। अच्छा जी, जिनको जो है वो जब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, मैं इनको जरा ज्वाइन का इशू करा दूं क्लियर। आप जब भी ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन ऑडियो को प्रेस करें, ठीक है, तो जब आप ज्वाइन ऑडियो को प्रेस करेंगे तभी आप जो है वो ऑडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको जो है वो आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। तो खैर, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा मैंने इसलिए बता दिया। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे जो है वो 6 क्वेश्चंस तो सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, बट ओवरऑल 10 क्वेश्चंस हमें एक साथ नहीं मिल रहे, ठीक है। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा टोटल आपको 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 2 सेक्शन ए में से, 2 सेक्शन बी में से, और 2 सेक्शन सी में से। मगर हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस नहीं होंगे। ए सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2, बी में 3 होंगे उसमें से 2, और सी में 4 होंगे उसमें से 2। अब इसकी जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अब इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। आप जो सेलेक्ट करेंगे सेक्शन ए से 2 करेंगे सेलेक्ट, सेक्शन बी से 2 सेलेक्ट करेंगे, और फिर सेक्शन सी से 2 सेलेक्ट करेंगे, तब जाके आप अपने 6 क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा, सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा आपके पास कि जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहां हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इन तीनों को मिलाकर आपका पेपर कंप्लीट होगा। तो जो भी डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए यानी रिजल्ट निकालने के लिए उन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं तीनों की कॉम्बिनेशन निकालूंगा सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की, तो उससे मेरा टोटल पेपर सॉल्व हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई ऐसे सवाल आते हैं जिसके अंदर आपकी कॉम्बिनेशंस जो है वो क्या हो, मिल रही हो, छोटी छोटी कॉम्बिनेशंस मिलकर टोटल कॉम्बिनेशन बन रही हो, तो वहां आप तमाम कॉम्बिनेशंस को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लाइक कैसे, इसका तरीकाकार ये हो जाएगा कि आपका फर्स्ट गिवन जो है वो है आपके पास 3, ठीक है, और उसके लिए हमने जो सिलेक्शन देनी है वो 2 की देनी है, ठीक है, सेक्शन ए के लिए समझ लें आप। और सेक्शन बी के लिए हम इसको ले लेते हैं नाम, अगर N2, N2 में भी कितने टोटल 3 हैं, और इसके सिलेक्शन में भी 2 क्वेश्चंस हैं। N3 पे जाते हैं हम तो क्या हो जाएगा आपके पास,
N3 में हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं 4, ठीक है, और इसमें से भी मुझे सेलेक्ट करना है कितने, अगर मैं सिलेक्शन देखूं अपनी तो 2 2 2 टोटल सिलेक्शन कितनी हो जाएगी मेरे पास, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे 6। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको, क्योंकि ये 3 अलग अलग चीजें हैं, इनकी कॉम्बिनेशन जो है वो एक बनेगी। अब ये एक कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन ऐसी है कि एक्चुअल एनसीआर कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल एनसीआर कैलकुलेट करने के लिए देखें, जब भी आप जो है ऐसा कोई सवाल करते हैं कि जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिलाकर कंप्लीट कॉम्बिनेशन बनती है, तो वहां आपको क्या करना होगा, उन कॉम्बिनेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी यहाँ पे सेक्शन ए का कॉम्बिनेशन, सेक्शन बी का कॉम्बिनेशन और सेक्शन सी का कॉम्बिनेशन जो है, जब हम इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाकर हमें क्या होगा, तो जाकर हमें जो है वो पता चलेगा कि हमारे जो पेपर सॉल्व करने के कॉम्बिनेशंस हैं कितने हैं। ठीक है जी, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितने तरीकों में हम अपने ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी, अच्छा उसके बाद फिर मैं अभी आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड कर लूंगा। अब इस एनसीआर को कैलकुलेट करने के लिए एक तरीकेकार है क्या, N1 CR1 मल्टीप्लाई बाय N2 CR2 मल्टीप्लाई बाय N3 CR3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाएगा 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2। ठीक है, 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2 मल्टीप्लाई बाय 4C2। अब यहाँ आपके पास जो चीज आ रही है, यहाँ आपके पास जो चीज आ रही है वो क्या हो गई है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन दिया हुआ है, आपके पास कैलकुलेटर्स अपने होने चाहिए। अगर आप अपने कैलकुलेटर्स को देखें तो अपने कैलकुलेटर्स में आप देख सकते हैं कि आपके कैलकुलेटर्स में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, कुछ कैलकुलेटर्स के अंदर वहां पे आपको ये एनपीआर और एनसीआर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कैलकुलेटर्स में जो ऊपर टॉप की जो फर्स्ट या सेकंड रो होती है उसके अंदर ये एनसीआर और एनपीआर के फंक्शंस जो है वो गिवन होते हैं। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर मुझे 3C2 निकालना है तो अगर आप उसको कैलकुलेटर्स अपने पास रखें और कैलकुलेटर में देखें तो जिनके पास डिवाइड के साइन के ऊपर जो है वो एनसीआर आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, 3 लिखकर फिर आपने शिफ्ट लेकर आपने एनसीआर का ऑप्शन लेना होगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, आपके स्क्रीन पे वहां पे सी लिखा हुआ आ जाएगा और फिर आप 2 दे देंगे। यानी पहले आपने सी से पहले वाला नंबर लिखना है, फिर शिफ्ट दबा के जो एनसीआर का जिस पे फंक्शन दिखा हुआ है जिस बटन पे, आपने वो बटन लेना है, वो बटन प्रेस करना है और देन उसके बाद फिर आपने जो है वो सी के बाद वाले नंबर को रखना है। ठीक है, तो जब आप 3C2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास क्या है, दूसरी वैल्यू भी क्या है, 3C2 है, 3C2 का आंसर भी क्या होगा, 3 आएगा। और लास्ट में आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, दैट इज 4C2। तो 4C2 आपके पास क्या होगा, 4C2 का आंसर हो जाएगा 6। तो सब अपने अपने कैलकुलेटर्स को साथ में रखें और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको आप अपने कैलकुलेटर पे भी साथ साथ देखते हुए जाए। ठीक है, ताकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम ना हो इनको, इन चीजों को सॉल्व करने के लिए। टोटल जब मैं इसको करूंगा तो अब क्या आएगा आंसर, अब आपके पास आंसर आ रहा है दैट इज 54 वेज। जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था, ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही मैं जो है वो इसको नीचे भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूले में रख के इसको ओपन किया था वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं, मैं वैसे ही इसको नीचे रखकर भी सॉल्व कर सकता हूं। तीनों जो आपके पास ये कॉम्बिनेशन के वैल्यूज हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉम्बिनेशन की वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ हम जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ हम जो है वो कैलकुलेटर की जो है वो नीड हमारे पास होती है, तो कैलकुलेटर की नीड पे जो है वो हम ये काम
कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो है वो 54 वेज क्या शो कर रहे हैं। अब आपके पास कितना डिफरेंस आ गया भाई, आपके पास डिफरेंस आ रहा है कितना, ये 210 वेज थे जब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं थी, सिर्फ 10 में से 6 सवाल करने थे। अब क्या हो गया है, जब मैंने कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं कि 3 सेक्शंस हैं, एक में 3 क्वेश्चन है, एक में 3 क्वेश्चन है और एक में 4 क्वेश्चन है, और इन तीनों में से दो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करने हैं। तो अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशंस की तादाद है, यानी मेरे जो चांसेस हैं वो कैलकुलेशन के, वो क्या हो गए, वो फौरन रिड्यूस होकर आ गए हैं किस पे, 54 पे आ गए। यानी इतना डिफरेंस आ गया है। अगर मैं ओपनली किसी चीज को सेलेक्ट करूंगा तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, और जब मैं किसी चीज को बाउंड कर दूंगा तो उसमें कितनी चीजों के आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शंस बन जाती हैं, यानी उसमें कमी आ जाती है, वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हिसाब से ही मैंने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन का एक सवाल बना दिया। और कॉम्बिनेशन क्या चीज है, कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है, जब आप सिलेक्शन पे जाते हैं तो सिलेक्शन के लिए क्या होता है, सिलेक्शन के लिए जो है वो आपके पास कोई गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसमें से आपने चीजें सेलेक्ट करनी होगी, या तो जर्नलाइज सिलेक्शन होगी या डिस्ट्रीब्यूट होकर सिलेक्शन होगी। जर्नलाइज सिलेक्शन में तो एक ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट जब सिलेक्शन करते हैं हम तो क्या होगा, उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेक्शंस को हमें आपस में मल्टीप्लाई करके अपनी एक कॉम्बिनेशन को बनाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां तक की चीज क्लियर हो गई है, यहां तक की चीज क्लियर हो गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा, ये बेसिकली 2 लिखा हुआ है। ठीक है, N2CR2। अब हम इसको सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तो हमने सवाल दिया, अभी जो सवाल दिया हमने, ये सिंपल सवाल था। ये सवाल आप देख सकते हैं कि अगर 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस मैंने जो है वो 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो है अगर मैंने लेने हैं तो मैंने किस तरीके से लेने हैं। ठीक है जी, और देन उसके बाद फिर मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको कॉम्बिनेशंस का ब्रेकअप बता दिया क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम जो सवाल कर रहे हैं इसके अंदर हमने कैलकुलेशन का यूज बताया। कैलकुलेटर के अंदर आपके पास जो है वो क्या है, एनसीआर और एनपीआर का फंक्शन अवेलेबल होता है। आप देखेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आपको एनपीआर और एनसीआर लिखा हुआ नजर आएगा। अगर वो बटन के ऊपर लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आ जाएगा, और अगर वो बैकएंड पे लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो शिफ्ट से आएगा। जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद उस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। कॉम्बिनेशन को अगर यूज करना है तो कॉम्बिनेशन से पहले नंबर जो लिखा हुआ है पहले वो लिखा जाएगा, फिर आपने कॉम्बिनेशन का फंक्शन यूज करना है। शिफ्ट दबा के अगर दबाना है तो वो दबाएंगे तो आप कॉम्बिनेशन का सी आ जाएगा वहां पे, और देन उसके बाद फिर जो सी के बाद वाली वैल्यू है आपने उस वक्त को वहां पर लिखनी है। ठीक है, अब यहां हम इसी सवाल को क्या कर रहे हैं, अब हम इसी सवाल को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर दो और मजीद चीजें इसमें इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली चीजें हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट में आपके पास क्या होता है, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, अब हम उसको डिस्कस करेंगे ताकि हम इस कॉम्बिनेशन के सवाल को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। ओके, इस सवाल को मैनुअल भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल सॉल्व करने में क्या होगा आपके पास, अब चीजें जब इस सवाल को हम बढ़ाएंगे तो जब सवाल बड़ा हो जाएगा तो इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी बहुत एक्सपेंड होती चली जाएगी, तो आप वहां पे कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है। ठीक है, अब यहाँ आपके पास क्या है, सवाल लेते हैं। इन अ क्लास देयर आर in a class there are 6 boys and 7 girls. ठीक है जी, कमिटी of 5
is to be chosen, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, ठीक है। एक कमेटी बनानी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स हों। हाउ मेनी combinations are possible when number one क्या है आपके पास, in how many combinations are possible when there is no restrictions, ठीक है। अगर मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मुझे सिंपल क्या करना है, कमेटी बनानी है 5 लोगों की, उसके लिए कितने पॉसिबल वेज हैं। नंबर 2, when there are 2 boys and 3 girls। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ आप जो है वो क्या कर रहे हैं। ये जो 5 लोगों की कमेटी बनानी है, हमने कॉम्बिनेशन निकालना है कि उन 5 लोगों में 2 लड़कियां हो और 2 लड़के हो और 3 लड़कियां हो। अच्छा जी, आप इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा एक और सवाल लिखते हैं। When there are 3 boys and 2 girls, ठीक है। और नंबर 4 पे ले लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर 4 ऑप्शन ले लेते हैं। वो क्या है, नंबर 4 ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे हम, when there are at least 2 boys। नंबर 5 ऑप्शन ले लेते हैं यहाँ पे, when there are at most 4 boys, at most 4 boys, लेट्स सो, ठीक है। और नंबर 5 के बाद नंबर 6 इज when they all are girls। अच्छा जी, अब हमने क्या कर दिया, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया है। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी, एक सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ आपके पास क्या हो गया, अब हमने सवाल ले लिया है ये। इन अ क्लास देयर आर 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, ठीक है जी। एक क्लास है जिसके अंदर 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। एक कमेटी बनानी है जिसमें 5 लोगों को हमने सेलेक्ट करना है। उन 5 लोगों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास जो है वो इस सवाल की क्या है, आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं। इतने तरीकों से ये सवाल हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है भाई यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ, अब हम इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हम बारी बारी एक एक कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। पहली कंडीशन क्या कहता है वो आपसे, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपके पास क्या हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन, ठीक है जी। और जब हमने अपना सोल्यूशन स्टार्ट किया तो अब क्या आ रहा है आपके पास, अब हम यहाँ देख रहे हैं भाई, हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल n कितने हैं, 6 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स। तो यहाँ मेरे पास फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए टोटल गिवन जो है ऑब्जेक्ट्स वो है 13, और एक वक्त में जो मैंने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, एक वक्त में जो मैंने सेलेक्ट करने हैं वो कितने हैं, 5।
यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे एक दफा, एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। और इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, अभी बिल्कुल जनरलाइज फॉर्म है, उसमें कितने आपके पास जो है वो बॉयज हो, कितने आपके पास गर्ल्स हो, अभी उन्होंने इसको इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाली हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ओके गॉट इट। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पहले एक्सपेंड करके लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। फिर ये हो जाएगा आपके पास क्या, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो क्लास में हमने जो है वो देखा था कि 13 फैक्टोरियल रोटेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल का सिंबल तो आपके पास मौजूद होता है। जब आपके पास फैक्टोरियल का सिंबल मौजूद होगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 13 फैक्टोरियल, ठीक है, 13 फैक्टोरियल और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 8 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है जी। और उसको डिवाइड कर देते हैं हम इसके साथ, एक सेकेंड, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है। और मजीद इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। ठीक है। एंड देन मजीद डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा कितना, 1287 वेज। ठीक है। 13C5, 13C5 का मतलब क्या हो गया आपके पास, जब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी तो हम जो है वो 1287 वेज जो है इसके यूज कर सकते हैं अपने कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, देन अब यहां आपके पास कंडीशंस थोड़ी सी बदल रही हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है भाई, सेकेंड ऑप्शन आपके पास जो है वो है दैट इज, सेकेंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपको लेना है क्या, जब इसमें आपको 2 बॉयज और 3 गर्ल्स लेनी है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बॉयज के हिसाब से देखूं, ठीक है जी, तो बॉयज का मतलब हो जाएगा आपके पास, बॉयज का मतलब क्या है कि टोटल बॉयज हैं हमारे पास 6, और एक वक्त में कितने लेने हैं हमने, 2। गर्ल्स कितनी है आपके पास, गर्ल्स अवेलेबल है हमारे पास 7। 7 गर्ल्स के अंदर हमने जो गर्ल्स सेलेक्ट करनी है वो कितनी है, 3। अब जो कमेटी 5 लोगों की बननी है, इन बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर बननी है। इसका मतलब है कि जब मैं इनको, इनकी कॉम्बिनेशंस लिखूंगा तो मुझे इनकी कॉम्बिनेशंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर मुझे पता चलेगा कि ये बॉयज और गर्ल्स मिलकर कितनी कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें आपके पास 2 बॉयज सेलेक्ट हो और 3 गर्ल्स सेलेक्ट हो। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि आपके पास, इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखेंगे ऐसे, 6C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3। ठीक है। 6C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3, तो 6C2 का आंसर क्या आएगा आपके पास, ये सब आपके कैलकुलेटर में आपके पास ये वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है। और कैलकुलेटर में आपके पास वैल्यूज होंगी तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। 6C2 का आंसर आएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 7C3 का आंसर आ जाएगा 35। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 525 वेज। ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है, 525 वेज हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 525 वेज में इन 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं जिसमें 2 बॉयज होंगे और 3 गर्ल्स होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये।
इसी तरीके से हमारे पास क्या है, नंबर 3 है। नंबर 3 के अंदर आपके पास गिवन क्या है, आपको बॉयज लेने हैं 3, तो मैंने यहाँ लिखा बॉयज। बॉयज टोटल मेरे पास कितने हैं, 6, और मुझे चाहिए कितने, मुझे चाहिए 3। और गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स आपके पास जो है वो है 7, और मुझे लेनी है एक वक्त में 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन है और नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, 2 और 3 वाली, तो आंसर सेम आना चाहिए। क्या लगता है, आंसर सेम आएगा? आंसर सेम नहीं आएगा। क्यों सेम नहीं आएगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिवर्स हो गई है। उधर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स थी, और अब 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हो गए। तो हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 6c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2। 6c3 मल्टीप्लाई बाय 7c2। 63 7c2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे आप कैलकुलेटर पे साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो 6c3 का आंसर हो जाएगा कितना, 29 मल्टीप्लाई बाय ये क्या आपके पास 7c2। 7c2 का आंसर आ रहा है आपके पास कितना, 21। तो 200 और 20 मल्टीप्लाई बाय 21, दैट इज 420। ठीक है जी, दैट इज 420 वेज। 420 वेज में क्या होगा आपके पास, यहाँ आपके पास जो है वो 420 वेज में आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आउट ऑफ 6 बॉयज 3 बॉयज, और आउट ऑफ 7 गर्ल्स 3 गर्ल्स। ये 2 बॉयज 2 गर्ल्स और 3 बॉयज जब मिल जाएंगे तो 5 लोगों की कमेटी बनेगी। ऐसी सूरत में हमें कॉम्बिनेशन को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम देख रहे हैं इसका 4th पार्ट, एटलीस्ट 2 बॉयज। अच्छा जी, एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब क्या होगा आपके पास यहां पर नंबर 4 में। नंबर 4 के अंदर आपके पास जो बॉयज हैं उनकी तादाद टोटल कितनी है भाई, बॉयज की टोटल तादाद जो है वो है 6। ठीक है जी, और हमने लेने हैं कितने, अच्छा हमने कितने लेने हैं यहाँ पे, हमने लेने हैं एटलीस्ट 2 बॉयज। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है भाई, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। सही है जी, उससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये तो समझते हैं सब। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूं एटलीस्ट 2 स्पून्स, एटलीस्ट 2 स्पून्स का मतलब क्या है कि कम से कम ये 2 स्पून्स, तो आपने ये मेडिसिन एटलीस्ट 2 स्पून्स लेनी है, तो कम से कम आपने 2 चमचे तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, 2 से कम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको जरूरत होती है तो आप फिर 2 से ज्यादा ले सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं, 3 से 4 कर सकते हैं, 4 से 5 कर सकते हैं, बट 2 से कम नहीं करना है। तो इसको हम कहते हैं एटलीस्ट। तो टोटल हमारे पास अगर 6 है ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो 6 ऑब्जर्वेशंस के अंदर से क्या होगा आपके पास, 6 ऑब्जर्वेशन में एटलीस्ट में कम से कम 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5 बॉयज। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अगर मैं अपनी कंडीशंस देखूं तो कंडीशन देखने में क्या होगा, कंडीशन देखने में ये होगा कि वो कहते हैं कि कम से कम 2 बॉयज होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, 2 बॉयज हो गए। अगर 3 बॉयज होंगे तो भी एटलीस्ट 2 बॉयज फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। अगर एटलीस्ट 2 बॉयज की कंडीशन में अगर 4 बॉयज हो जाए तो भी कम से कम 2 होंगे उसके अंदर, और अगर 5 बॉयज आ जाए तब भी उसमें 2 बॉयज अवेलेबल होंगे। ठीक है जी, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 6 बॉयज हैं उसमें से 4 किस्म की कॉम्बिनेशंस अलग अलग बन सकती हैं। ठीक है, इसी के साथ, इसी के पैरेलल में
जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स साथ साथ लेना है ना आपको, तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 7। जब हम 7 गर्ल्स की बात करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपके पास कितने थे, 2 बॉयज आपने लिए ना, तो 5 लोगों की कमेटी बनाने के लिए गर्ल्स कितनी जाएंगी सिलेक्शन में, 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। अगर मैं 3 बॉयज को लूंगा तो 3 बॉयज के साथ जो जाएगी वो 2 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। देन अगर मैं 4 बॉयज की बात करता हूं तो 4 बॉयज में क्या होगा, आपके पास 4 बॉयज हैं तो 5 लोगों की कमेटी के लिए 1 गर्ल की नीड होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर 5 गर्ल्स वहां चली जाएं तो फिर यहाँ आपके पास 5 बॉयज आपके पास अगर कमेटी में चले जाएं तो अब यहाँ आपके पास क्या होगा, यहाँ आपके पास कोई नहीं बचेगा। ठीक, क्लियर हो गई बात ये आपस में क्या है, लिंक है ना, दोनों दोनों मिलेंगे तो 5 की कमेटी बनेगी, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 5 और 0 5। अब यहाँ आपके पास क्या है, जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया, ठीक है जी, ऊपर क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या था, यहां आपके पास 2 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए थी, तो एक ही कॉम्बिनेशन थी। ठीक है, यहां आपके पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स चाहिए थी, तो एक ही कॉम्बिनेशन थी। अब यहां आपके पास क्या हो गया, हर लेवल पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखें, ये फर्स्ट वाले जो है इसमें भी 5 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे ऑप्शन में भी 5 सेलेक्ट हो रहे हैं, तीसरे ऑप्शन में भी 5 सेलेक्ट हो रहे हैं, और चौथे ऑप्शन में भी 5 सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो अब यहां आपके पास क्या है, यहां आपके पास जो सिलसिला है वो क्या होगा, यहां हमने ये चारों कॉम्बिनेशंस निकालनी पड़ेंगी। जब भी हमारे पास एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के अंदर हम जाकर क्या करते हैं, एक से ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में हम जाकर उन तमाम कॉम्बिनेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे इसको, अब इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसका लिखने का तरीका होगा कैसे, यहां हमारे पास पहली कॉम्बिनेशन जो बन रही है बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से वो क्या है, बॉयज के हिसाब से आउट ऑफ 6, सॉरी, बॉयज के हिसाब से आउट ऑफ 6 हमने 2 लेने हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय गर्ल्स के हिसाब से हमने 3 लेने हैं। ठीक है, अब आप देखें कि ये एक मेरी कॉम्बिनेशन बन जाएगी जिसमें 5 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मगर बात हो रही थी एटलीस्ट की, तो एटलीस्ट में क्या होता है कि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनती हैं। तो अब क्या होगा भाई, दूसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी, दूसरी कॉम्बिनेशन बन जाएगी कि अगर 6 में से मैंने 3 बॉयज लिए हैं तो 7 में से 2 गर्ल्स होंगी, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गई। ठीक है, फिर और आगे आ जाते हैं तो क्या होगा आपके पास कि अगर मैं 6 में से 4 ले लूं बॉयज, ठीक है, अगर मैं 6 में से 4 बॉयज ले लूं तो अब 7 में से मुझे कितनी गर्ल्स चाहिए होंगी, एक, क्योंकि मुझे टोटल 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। और फिर आखिर में क्या होगा आपके पास, लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, इन दी एंड आपके पास जो है वो आउट ऑफ 6 5 बॉयज आ जाए और एक भी गर्ल ना आए, तो एक भी गर्ल का मतलब 7C0। अब इन सबको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो ये क्या है, मेरी 5 लोगों की कमेटी बनाने के 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। किस कंडीशन के ऊपर, एटलीस्ट 2 बॉयज में, देखें यहाँ पे भी 2 बॉयज हैं, यहाँ पे भी कम से कम 2 बॉयज मिल जाएंगे, यहाँ पे भी कम से कम 2 बॉयज मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी कम से कम 2 बॉयज मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो एटलीस्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को हमें एड अप करना पड़ता है। ओके, तो अब क्या होगा आपके पास, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, और इन कॉम्बिनेशंस को आपस में क्या करना है भाई, इन कॉम्बिनेशंस को आपस में देखें क्या करना होगा, आपस में इन सबको प्लस करना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। यानी अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास जो है वो 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें आप 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। ठीक है,
और उसी बेस पे हम जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा भाई, जब मैं 6c2 को सॉल्व करूंगा तो आप कैलकुलेटर में देखें अपने पास, आप भी लोग लिख सकते हैं ये 6c2 जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 6c2 का आंसर आएगा 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपके पास 7c3, ये हो जाएगा 35। अभी फर्दर मल्टीप्लाई नहीं निकाल रहा, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए मैं, ठीक है। फिर आपके पास 6c3 जो है वो होगा 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7c2 जो है आपके पास वो आ रहा है 21। अच्छा जी, फिर आगे क्या है भाई, 6c4 दैट इज 6c4 15 के बराबर है, और 7c1 का मतलब क्या होगा आपके पास, दैट इज 7, ठीक है। 7c1 का मतलब जो है वो आपके पास क्या होगा, 7। आगे बढ़ जाते हैं सर, तो लास्ट आपके पास क्या है, 6c5 इक्वल्स टू 6, और 7c0 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 15 मल्टीप्लाई बाय 35, ठीक है, ये हो जाएगा 525, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 21, 420, ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 105, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 61। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 525 प्लस 420 प्लस 105 प्लस 6, तो आपके पास टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो है कितना, 1056 वेज। यानी ये काम अगर मैं कम से कम 2 वॉइस पे करना चाहूं तो 2 वॉइस पे करने के लिए क्या होगा, 2 वॉइस पे करने के लिए इसमें 1056 वेज आपको अवेलेबल होंगे, ठीक, क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो अपने, जिन जिन का क्वेश्चन है वो अपने माइक्स को जो है वो अनम्यूट करके, कोई क्वेश्चन अगर आपको है पूछना तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। क्या बात है, सबको समझ में आ गया लग रहा है, बेहतरीन समझ में आ गया है। सर ये आपने जो N6 के बाद से जो N3, 4, 5 लिखा है, ये थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए यहाँ हमने जो है वो जब कम से कम 2 बॉयज लेने थे तो उसके लिए 2 लिखा, अगर 3 बॉयज सेलेक्ट करूंगा तो इसमें भी 2 बॉयज तो आएंगे ना, कम से कम 2 की बात हो रही है, तो 2 से ज्यादा बॉयज हो सकते हैं कमेटी में, 2 से कम बॉयज नहीं हो सकते, तो यहाँ इसलिए मैंने लिखा है ये 2, 3, 4, 5। तो 2 बॉयज पे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 बॉयज पे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 बॉयज पे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और 5 बॉयज पे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। जी सर। बाकी कोई ऐसा सवाल हो जो किसी और को भी पूछना हो यहाँ पे इससे रिलेटेड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे इससे रिलेटेड तो नहीं, मुझे ना वो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, उसमें जो आपने फैक्टोरियल कट करवाए थे, मुझे वो एक मरतबा रिवाइज करवा दें। फैक्टोरियल कट करवाए थे इसी में, नहीं सर, वो कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में। यस सर। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के अंदर आप देखते रहे, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ यस सर। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कैंसिल करा है, नो सर, ये वाला सर। आगे नजर आ रहा है। जी सर। अच्छा जी, इसमें कोई इतना कोई खास तो हमने कैंसिलेशन नहीं करी, तो सिंपल कैंसिल किया है। पहले ऊपर हमने इसको 6 फैक्टोरियल तक ओपन किया है, ठीक है,
नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल्स थे, एक 4 और एक 6। तो मैंने 6 फैक्टोरियल को ओपन नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया, 4 3 2 और 1। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है, तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ है। और यहाँ आपके पास क्या हो गया, 4 कैंसिल किया मैंने 8 से, 4 1 जा 4 2 जा 8, ये देखें 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो बचा क्या, 10 बच गया, 3 बच गया, और ये तो कैंसिल हो गया पूरा, ये बच गया 7। तो 10 3 जा 20 30 एंड 30 into 7 210। यस सर, ओके क्लियर, थैंक यू सर। ओके ठीक है भाई। अच्छा अब हम यस आगे देख रहे हैं, जो हमारा आगे का सवाल है, अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, एटमोस्ट 4 बॉयज का, ठीक है। अब कंडीशन उसने कह दी क्या, एटमोस्ट 4 बॉयज। तो एटमोस्ट 4 बॉयज का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 4 बॉयज हो सकते हैं, 4 बॉयज से एक्सीड नहीं कर सकते आप। बल्कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे कर लेते हैं, हम इसको जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एटमोस्ट को हम चेंज कर लेते हैं, 4 के बजाय एटमोस्ट कर लेते हैं 2, ठीक है। बल्कि सेम सेम हो जाएगा, ये तो प्रॉब्लम फिर हो जाएगी आप लोगों के साथ। अच्छा जी, हमने इसको कर दिया है 4 के बजाय 3 कर दिया है, 4 से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर एटमोस्ट 3 बॉयज चाहिए, तो एटमोस्ट 3 बॉयज के लिए क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 3 बॉयज के लिए, अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूं, नंबर दैट इज सोल्यूशन नंबर आपके पास जो है वो है क्या, 5, ठीक है जी। ये जो 5 आपके पास आया है, 5 के अंदर आपके पास क्या है, बॉयज, टोटल बॉयज हैं हमारे पास कितने, टोटल बॉयज हैं 6, ठीक है जी। अब बात कर रहे हैं एटमोस्ट की। तो एटमोस्ट का मतलब क्या था, एटमोस्ट का मतलब था ज्यादा से ज्यादा, और उसने कहा आपको कितने, 3। एटमोस्ट 3 का मतलब क्या है कि आप 3 से एक्सीड नहीं कर सकते, 3 से कम तो हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं कि भाई आपको एटमोस्ट, आप एटमोस्ट इसके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है जी, और मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें आप कि कोई बंदा दीवार बना रहा है, ठीक है, और दीवार बनाने में जो है उसको ईंटों के ऊपर जो है सीमेंट लगानी है, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं आप कि भाई इसमें एटमोस्ट 1 बोरी सीमेंट या 3 बोरी सीमेंट का काम है ये। तो एटमोस्ट 3 बोरी सीमेंट का काम क्या है, इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी 3 बोरियां इस पे इस्तेमाल होंगी, 3 बोरियों से ज्यादा का काम नहीं है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि वो काम 3 बोरियों से कम में हो जाए, यानी हो सकता है कि वो 2 बोरियों में काम हो जाए, हो सकता है कि वो 1 बोरी में काम हो जाए, ठीक है जी। बट 3 बोरियों से वो एक्सीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जब भी एटमोस्ट की कंडीशन आएगी आपके पास, तो हमारे पास जो फर्दर ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, वो उससे कम हो जाएंगे, ठीक है जी। या तो एटमोस्ट 3 के बाद जो कंडीशंस बनेंगी वो क्या होंगी, वो 2 की हो सकती हैं, या वो 1 हो सकता है, या वो 1 भी ना, समझिए। और इसको आपने ये याद रखना है कि जो आपने टोटल कमेटी बनानी है उससे मैच करता हुआ ही हो, ऐसा ना हो कि आप जो है वो जबरदस्ती इसको 0 तक ले जाए, ठीक है। अब एटमोस्ट 3 का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 3, 3 से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी 4 बॉयज नहीं हो सकते, 5 बॉयज नहीं हो सकते।
तो क्या होगा, 3 से एक्सीड नहीं कर सकता, तो 3 से कम तो हो सकते हैं ना। तो 3 से कम कितने होंगे, 2, 2 से कम कितने होंगे, 1, 1 से कम कितना होगा, 0। इसको देखते हुए अब हमने देखना है कि गर्ल्स कितनी होंगी, क्योंकि कमेटी बनेगी कितने लोगों की भाई, कमेटी बनानी है आपने 5 लोगों की। तो अगर आपके पास 6 में से 3 बॉयज आ गए हैं, ठीक है, अगर आउट ऑफ 6 आपके पास 3 बॉयज आ गए हैं, तो कमेटी 5 लोगों की बनाने के लिए आपको कंप्लीट करने होंगी 2 गर्ल्स, तब जाके कमेटी बनेगी। अगर 2 बॉयज है आपके पास कमेटी में, तो कमेटी पूरी करने के लिए आपको 3 गर्ल्स चाहिए, ठीक है जी। अगर एक कमेटी में आपके पास एक बॉय है, तो आपको कमेटी 5 लोगों की कंप्लीट करने के लिए 5 गर्ल्स चाहिए होंगी। और अगर आपके पास एक भी बॉय नहीं है, तो फिर आपको उस कमेटी को बनाने के लिए 5 गर्ल्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है जी। तो जैसे मैंने ऊपर आपको ये रेड लाइन से लिंक बनाया था इसका, वैसे मैं यहाँ पे ही बना देता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन है, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 5 लोगों की कमेटी। 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 5 लोगों की कमेटी। 1 बॉय 4 गर्ल्स, 5 लोगों की कमेटी। और एक भी बॉय नहीं है, 5 गर्ल्स है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास 5 लोगों की कमेटी बन जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास अगर मैं इसको लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या बन जाएगा, क्योंकि ये 4 कॉम्बिनेशंस मिलके टोटल रिजल्ट बनाएंगे, तो इंडिविजुअल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई होंगी और टोटल निकालने के लिए आपस में सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी मैं लिखूंगा कैसे इसको, ये लिखूंगा मैं 6C3 मल्टीप्लाई बाय 7C2 प्लस ये बन जाएगा आपके पास 6C2 मल्टीप्लाई बाय 7C3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C सॉरी 7C4 और फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 6C0 बॉयज का मल्टीप्लाई बाय 7C5, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, कुछ आंसर्स आपने पहले से जो निकाले हैं वही आप यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास भाई, यहाँ आपके पास जो है एनसीआर के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ये कैलकुलेटर में एनसीआर के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर, एनसीआर कौन सा वाला मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप दिखा सकते हैं प्लीज। ऐसे लिखा होगा, मैं भी लिख के दिखा देता हूँ आपको साइड में, जी जी ये ऐसे लिखा होगा एनसीआर कैलकुलेटर में, ठीक है। नजर आया आपको, ये ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा, जी 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 मिल गया जी ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 6C3 20 मल्टीप्लाई बाय 7C2 विल बिकम 21 प्लस 6C2 हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7C3 हो जाएगा 35, ठीक है। प्लस फिर आपके पास 6C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6C1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6C1 की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 7C4 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 35, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 6C0 आपके पास हो जाएगा 1 और 7C5 की वैल्यू हो जाएगी 21। जो आप एनसीआर का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो जो एन वाली वैल्यू है पहले लिखेंगे, फिर उसको आप सी लेकर आएंगे वहां पे कैलकुलेटर में कॉम्बिनेशन का, और फिर आर की वैल्यू लिखेंगे, तो ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई बाय 21 विल बिकम 420 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 35 विल बिकम 525 प्लस फिर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हो जाएगा 210 और लास्ट हो जाएगा ये 21 मल्टीप्लाई बाय 121, तो 420 प्लस 525 प्लस 210 प्लस 21, यानी टोटल आपके पास आ जाएंगे 1176। 1176 वेज, ठीक है जी।
तो ये कहलाता है आपके पास एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशंस। एटलीस्ट एटमोस्ट की कंडीशंस जो होती हैं आपके पास, ये शो करती हैं कि आपके पास कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन जो है वो एक से ज्यादा तरीकों से हो सकती है। अब इस लास्ट केस में क्या होगा कि जब आपके पास ऑल गर्ल्स की बात करेगा, तो जब सारी गर्ल्स होंगी तो बॉय कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर पांचों गर्ल्स आप कमेटी में ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि कोई बॉय नहीं होगा। तो सिक्स्थ ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, सिक्स्थ में सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन होगी जिसमें बॉयज जो है वो 0 हो जाएंगे और गर्ल्स जो है वो आपने 5 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। 6C0 एंड 7C5, क्लियर। तो अब ये तमाम चीजें जो हैं वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थी। कॉम्बिनेशन के सवाल डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह सवाल आ जाए कि आपके पास टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 7 कैंडिडेट्स हैं और उसमें से 3 जो है वो आपने लोगों को सेलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का मेजर डिफरेंस ही क्या होगा। कॉम्बिनेशन और परमिटेशन का मेजर डिफरेंस है कि परमिटेशन जो है वो अरेंजमेंट होती है और कॉम्बिनेशन जो होती है वो सिलेक्शन होती है, ठीक है जी। तो इसमें आई होप के कॉम्बिनेशन आपको जो है वो अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो और हैं, मजीद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इसको हम यहाँ पे जो है वो ब्रेक करेंगे। इसका जो फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट है वो आपको यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। और अभी आपको जो है वो हम 10 मिनट्स का भी यहाँ पे जो है वो ब्रेक देकर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं ही कंटिन्यू करूंगा ताकि मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो कमिंग जो वीक में थर्सडे के दिन फिर सर साहब जो है वो फिर आपकी पूरी टोटल इकोनॉमिक्स की क्लास को ब्रेक करके लेंगे, जैसे मैं आज ब्रेक करके भी आपको एक ब्रेक दूंगा, ताकि मैं बीच में ब्रेक मैं देना चाह रहा था मगर ये कि वो एक टेम्पो चल रहा था तो उस टेम्पो की वजह से मैंने जो है वो ब्रेक नहीं दिया। बट अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। 5-10 मिनट्स का ब्रेक करके फिर हम जो है वो दोबारा जो है वो थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो उसमें जो है सर, ये जो आपने लास्ट बात बोली थी ना, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन, और दूसरी बात क्या बोली थी? मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन एक काम कर लेते हैं अभी आप जो है वो थोड़ा सा आप 10 मिनट्स का ब्रेक कर ले, ठीक है। ठीक है, 10 मिनट्स ठीक है। ब्रेक करते हैं। 10 मिनट्स ब्रेक करने के बाद फिर मैं इसमें और कुछ चीजें ऐड अप करके कुछ क्वेश्चंस और होंगे वो डिस्कस करके, तो फिर जो है वो विद इन 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स में जो है वो फिर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूस बोलता रहूंगा तो फिर आप लोगों को जो है ना वो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो इसमें इशू हो, ठीक है, प्रॉब्लम हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो फेड अप हो इससे, क्योंकि मैं लंबी क्लास लेता चला हूँ। इसमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक देते हैं, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर करता हूँ और फिर इंशाल्लाह जो है वो हम इसको फर्दर यहीं से जो है वो आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। मैं आपको इसका पिक्चर जो है जो मैंने काम कर रहा है भी आपके साथ, वो मैं आपको पिक्चर भी जो है वो आफ्टर क्लास में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग 5 मिनट्स 10 मिनट्स का जो है वो आप 10 मिनट्स का ब्रेक ले। 10-15 मिनट्स ब्रेक के बाद जो है वो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा, और फिर इंशाल्लाह बस उसको कॉम्बिनेशन को जो है वो आज ही की क्लास में जो है वो सम अप करके हम जो है वो इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि हम फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसके फर्दर चीजों को कर सकें। तो आपको 5-10 मिनट्स का आपके पास ब्रेक है। 10-15 मिनट्स के बाद फिर मैं आपको दोबारा जो है वो ज्वाइन करें आप मेरे साथ, तो मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करके जो है वो इस टॉपिक को इंशाल्लाह फिर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप इजाजत दीजिए मुझे 10 मिनट के लिए, तो आप भी 10 मिनट में फ्रेश हो जाएं, ठीक है। जिसको नमाज पढ़नी हो नमाज पढ़ ले, और जो रिफ्रेश होना चाहते हैं वो रिफ्रेश हो जाए, और 15 मिनट्स के बाद जो है वो हम दोबारा जो है वो इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।